भगवान, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। वो ट्रक तेजी से मेरे बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। सुनील बेटा, हटो, वहां से हटो। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? ये ट्रक इस बच्चे को ना मार दे। कैसे बच्चे की जान बचाऊं? भाग कर भी मैं इस बच्चे के पास नहीं जा पाऊंगी। क्या लक्ष्मी इस बच्चे को बचा पाएगी या इस ट्रक से इस बच्चे की मौत होगी? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आजकल तो तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। लग रहा है 1-2 दिन में काफी तेज बारिश होने वाली है। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन अगर जरा भी बारिश हो गई तो सर्दी तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और हम लोग तो वैसे ही घास फूस की झोपड़ी में रहते, कैसे सर्दी में गुजारा करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी तो गर्म कपड़े खरीदने की भी हैसियत नहीं है। कितने समय से सोच रही हूँ कि इस साल नहीं तो अगले साल हम लोग एक ढंग के घर में रहेंगे, लेकिन देखते ही देखते 6 साल बीत गए, पर इस घास फूस की झोपड़ी से हम टस से मस नहीं हुए। अब क्या ही कर सकते हैं, जैसा है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। इन 5 बहुओं की झोपड़ी एक पहाड़ी इलाके के पास में थी, जिसके चलते साल भर इन सभी बहुओं को ठंड में गुजरना पड़ता था। लेकिन जैसे ही साल के आखिरी महीने नवंबर और दिसंबर की शुरुआत होती थी तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी और कुछ दिनों से तो ठंड का कहर काफी ज्यादा बढ़ गया था। सेठ जी, ये इतने बड़े बड़े ड्रम हमें फेंकने को तो दे दिए, लेकिन हम इन ड्रम को फेंकेंगे कहाँ? इन्हें तो हम कूड़ेदान में भी नहीं फेंक सकते और ना ही आसपास में कोई कबाड़ी की दुकान है, वरना इन्हें बेचकर हम थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेते। एक काम करते हैं, इन सभी ड्रम को उठाकर अपने घर ले चलते हैं। जिस दिन फैक्ट्री से छुट्टी मिलेगी उस दिन इन्हें ले जाकर कबाड़ी वाले को दे देंगे। 5 बहू के पति एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, जिस बड़े बड़े ड्रम में केमिकल आया करता था। उन ड्रम के खाली होने के बाद 5 भाई एक एक ड्रम उठाते हैं और सीधा अपनी गरीब झोपड़ी के बाहर ले जाकर रख देते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। बीतते समय के साथ साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और आज तो ऊपर वाले ने तो जैसे ठान लिया था कि गरीब परिवार पर अपना कहर ढाना ही है। अचानक हुई तेज बारिश की वजह से आसपास की सभी जगह पर घुटने जितना पानी भर जाता है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। वैसे ही क्या ठंड से हम कम परेशान थे जो ये बारिश भी हो गई। बहुत ठंड लग रही है माँ, अपनी गोद में उठा लो ना, बहुत ठंड लग रही है। हम लोग कहाँ जाएं? सारी झोपड़ी पानी की वजह से खराब हो गई है, ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये सारी झोपड़ी टूट कर गिर जाएगी। भगवान, अब तुम ही मदद करो। सारा परिवार ठंड से कांप रहा होता है कि तभी तेज बारिश की वजह से उनकी घर की झोपड़ी टूटकर पानी में बह जाती है और पूरा परिवार इस कड़कड़ाती बर्फीली ठंड में बारिश में खड़ा होता है। सुनिए जी, कोई जगह ढूंढ लीजिए। अभी इस ठंड में बारिश में हम यूं इस तरह और नहीं भीग सकते। कम से कम माजी और पिंकी के बारे में तो सोचिए। हम लोग तो ठंड बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा? और अब तक बारिश के साथ हल्के हल्के बर्फ के ओले भी गिरने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर और इस बारिश में भीगी ना तो यही मर जाऊंगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जेब में एक पैसा भी नहीं है, न कोई जगह है जो हम तुम सबको लेकर जा सके। अपनी पत्नियों, बेटी और माँ की ऐसी हालत देख 5 भाइयों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तभी कमलेश की नजर अपनी झोपड़ी के बाहर रखे उन बड़े बड़े ड्रम पर जाती है, जिन्हें देख कमलेश को एक तरकीब सूझती है। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम जो फैक्ट्री से कबाड़ी में बेचने के लिए ड्रम लेकर आए थे, अब इनमें ही हमें रहना होगा। ये ड्रम बाकी ड्रम के हिसाब से काफी ज्यादा बड़े हैं, तो एक ड्रम में 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं। कमलेश ठीक कह रहा है, अब तो इस ड्रम में ही रहकर हम इस बर्फ के कहर से बच सकेंगे। 5 भाई जल्दी से उन ड्रम को उठाकर एक बड़ी सी जगह पर रख देते हैं और उनको जमीन पर लेटा देते हैं, जिसके बाद अब 3-3 करके सभी लोग उस ड्रम के अंदर आकर बैठ जाते हैं और ड्रम का ढक्कन अंदर से बंद कर देते हैं। माँ, इस ड्रम के अंदर तो अब ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। अब क्या हम इस ड्रम के अंदर ही रहेंगे? अब ये ड्रम ही हमारा घर है। बेटा, जब तक हमें रहने के लिए ढंग की जगह नहीं मिलती तब तक यही हमारा घर है। इसी ड्रम को अपना घर समझकर हमें अब रहना है। उस बारिश की रात तो पूरा परिवार ड्रम के अंदर बैठकर जैसे तैसे करके ठंड और बारिश से बच जाता है, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से अब जहां सिर्फ पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ थी, वहीं अब आसपास काफी सारी जगह पर बर्फ जम जाती है,
जिसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ती है। माँ जी, एक तो इस ड्रम के अंदर ठीक से लेट नहीं सकते, ऊपर से अब तो बैठने में भी दिक्कत आ रही है। मेरी तो कमर ही टूट गई। मेरा भी यही हाल है, रात से पैर मोड़ कर बैठी हूँ। देख तो जरा सीधे पैर में कितनी सूजन आ गई है। उस ड्रम में रहकर पूरा परिवार थोड़ी बहुत ठंड से तो बचा था, लेकिन उनके जीवन में अब कई नई सारी परेशानियां आ चुकी थी। चाची चाची, ये बाहर कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? कहीं हमारे ड्रम वाले घर के अंदर तो नहीं आ जाएंगे ना? नहीं बेटा, डरो मत, मैंने ड्रम का ढक्कन लगाकर बंद कर दिया है। अब कुत्ते नहीं आएंगे। और शोर मत करो, ये शोर से ही यहाँ इतनी देर से भौंक रहे हैं। कभी उस पूरे परिवार को ठंड में छोटे से ड्रम में रहने में दिक्कत आती, तो कभी कोई गाय या भैंस उनके ड्रम को हिलाती है तो उन्हें परेशान करती है। ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है। बहू, इस ड्रम का ढक्कन खोल दे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन माँ जी, अगर हमने ड्रम का ढक्कन खोल दिया तो ठंडी ठंडी हवाएं ड्रम के अंदर आएंगी और फिर ठंड से हम सब लोग कांपेंगे। अगर तूने ड्रम का ढक्कन नहीं खोला तो मेरा दम घुटने की वजह से मैं यहीं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ढक्कन खोल दे। ड्रम का ढक्कन खोलने की वजह से सोमलता अब सांस तो ले पा रही थी, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से अब ड्रम में बैठी सास बहू में दोनों ही कांपने लगते हैं। ना जाने बर्फ का कहर हम लोगों पर अब और कितने दिन तक रहेगा। कब तक बर्फ के कहर से बचने के लिए हम सब इस ड्रम में ही रहेंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है, लेकिन बर्फ का कहर उन पांचों गरीब बहू और उनके परिवार वालों पर बंद नहीं होता। लक्ष्मी हर रोज की तरह अपने ड्रम के घर के बाहर झाड़ू लगाकर सफाई कर रही होती है। बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी रोड थी, जहां से रोज न जाने कितनी गाड़ियां गुजरती थी। सुनील बेटा, तुम यहीं खड़े रहना, मैं अभी इस शॉप से आती हूँ। अनामिका का 6 साल का बेटा सुनील रोड किनारे खड़े होकर बॉल से खेल रहा होता है। वहीं अनामिका दुकान से कुछ सामान ले आ रही होती है कि तभी सुनील बॉल से खेलते खेलते बीच रोड में जाकर खड़ा हो जाता है। सुनील की तरफ एक बड़ा सा ट्रक तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख अनामिका, ये सुनील रोड पर जाकर कैसे खड़ा हो गया? अब मैं क्या करूं? कोई मेरे बच्चे को बचाओ। ट्रक के हॉर्न बजाने पर भी सुनील बीच रास्ते से नहीं जाता, जिसे देख लक्ष्मी अब जल्दी से अपना एक ड्रम घर उठाती है और तेजी से सुनील की तरफ फेंकती है। सुनील उस ड्रम में टकराकर ड्रम में घुस जाता है और वो ड्रम सुनील के लिए एक रेलिंग से जा टकराता है और वो ट्रक वाला भी वहां से गुजर जाता है। अनामिका और लक्ष्मी भागी भागी सुनील के पास जाते हैं और उसे उस ड्रम से बाहर निकालते हैं। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ना कि यहाँ से हटना मत, तुम क्यों गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे बच्चे का क्या होता। अपने आप को संभालिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पिंकी भी आ जाती है। पिंकी जैसे ही अपने ड्रम घर को देखती है तो रोने लगती है, क्योंकि उसका घर बीच से टूट चुका था। हमारा घर तो अब टूट गया, अब हम लोग किस में रहेंगे माँ? क्या ये ड्रम तुम्हारा घर है? तुम इसमें रहते हो? अनामिका के पूछने पर लक्ष्मी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अनामिका को उसे पूरे गरीब परिवार के लिए काफी बुरा लगता है। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं आप लोगों की बिना मदद करे यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? हमारा एक कॉटेज है, अगर आप लोग चाहें तो उस कॉटेज में रह सकते हैं। वो कॉटेज मैं आपको किराए पर रहने के लिए दे दूंगी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस बर्फीले कहर से बचाया है। अब लक्ष्मी जाकर ये सारी बात बाकी बहुओं, अपनी सास और पतियों को बताती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार अनामिका के कॉटेज में जा पहुंचता है और वहीं पर रहने लगता है। अनामिका की जान पहचान से उन सभी बहुओं के पतियों की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, जिससे अब वो पूरा परिवार आराम से हंसी खुशी में रहता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ, कितनी ठंड हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा। कहाँ चली गई माँ? मुझे भूख भी लगी है। राजू भागता हुआ ठंड में अपनी माँ को ढूंढता है। इतने में एक कार की लाइट राजू पर पड़ती है। कार रुकती है। राजू के बेहोश हो जाने पर एक औरत कार से बाहर निकलकर उसे गोद में ले लेती है। राजू, राजू, हे भगवान, तुझे क्या हो गया? इसे तो बुखार भी आ रहा है। ड्राइवर, गाड़ी खोलो। फिर वो औरत बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। आखिर वो अमीर औरत कौन थी जो उस गरीब बच्चे को उसके नाम से पुकार रही थी? क्या दोनों का कोई रिश्ता था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। रमेश अपने गरीब परिवार को खुश रखने के लिए बहुत जतन करता था। दरअसल वो एक मामूली सी कंपनी में झाड़ू लगाने का काम करता था।
घर में एक बहन निहारिका और बेटा राजू था। ठंड का मौसम था। अपनी गरीब झोपड़ी में वो ठंड से बेहद परेशान थे। भाभी, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो राजू को कितनी ठंड लग रही होगी। और ये लड़का देखो कैसे बाहर खेल रहा है। मैं इसको लेकर आती हूँ। तभी सुमन अपने बेटे को घर के अंदर लेकर आती है। अरे माँ, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया? मुझे दोस्तों के साथ खेलना था। बाहर इतनी ठंड हो रही है तो ठंड में कैसे खेल सकता है? वैसे तो घर में बैठकर बोलेगा माँ ठंड लग रही है, माँ ठंड लग रही है। अभी तुझे बोलूंगी दुकान पर से कुछ लेकर आ जा, तब जाया नहीं जाएगा। हाँ राजू, चुपचाप अंदर बैठ जा। ठीक है माँ, मुझे भूख लग रही है। कुछ गरम गरम अच्छा चाय के साथ बना कर दो। हाँ, आप पकौड़े बना दो। अब मैं पकौड़े कहाँ से लेकर आऊं? आलू ही पड़े थे, उसकी सब्जी बना दी मैंने। सब्जी चावल खा ले। नहीं नहीं, मुझे चाय के साथ कुछ अच्छा सा खाना है। पकौड़े या चिप्स वगैरह दे दो। राजू जिद करने लगता है। सुमन को समझ नहीं आता। तभी निहारिका आलू के पड़े हुए छिलके देखकर कहती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी राजू के लिए कुछ बढ़िया सा चाय के साथ बना कर लाती हूँ। राजू, तू खाएगा ना? हाँ बुआ। फिर निहारिका आलू के छिलके को तेल में फ्राई करके उस पर मसाला छिड़क कर राजू को चाय के साथ दे देती है। वाह बुआ, बहुत टेस्टी है। आपने आलू के चिप्स बनाए? हाँ राजू, भाभी आप भी खाइए ना, बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा बनाया है, मुझे तो तुम्हारा ये जुगाड़ बहुत पसंद आया। अब तो हम आलू के छिलके को फेंकेंगे नहीं, यही बनाकर खाया करेंगे। हाँ भाभी, जब पैसे नहीं होते ना तो जुगाड़ ही काम आता है। कुछ देर बाद धूप आ जाती है तो ननंद भाभी से धूप में खुद के बालों में चंपी करवाती है। भाभी वाह, ऐसे मालिश करवाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सर्दी की धूप में बैठने में ही मजा आता है। कभी मूंगफली खाओ, चंपी करवाओ या शॉल लेकर सो जाओ। हाँ भाभी, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ रमेश ऑफिस में झाड़ू लगा रहा होता है। चलो, सारी सफाई हो गई। अब मैं कुछ देर बैठकर हाथ सेक लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? काम करने के लिए आते हो या हाथ सेकने के लिए? देखना यहाँ कितना कचरा पड़ा हुआ है, साफ करो इसे। अगर ऐसे ही काम करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। साहब, मैंने अभी पूरी सफाई की थी। किसी ने चॉकलेट वॉकलेट खाकर पन्नी छोड़ दी है। मैं अभी साफ करता हूँ। ये लोग भी ना छोटे आदमी को सुनवाने में और लगे रहते हैं, किसी की सफाई की कदर भी नहीं करते। रमेश ठंड में फिर से उस जगह की सफाई करता है। ऐसे ही ठंड में रमेश जैसे तैसे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए परिश्रम करता और घर वाले भी जुगाड़ करके खाना खाते हैं। एक दिन लकड़ी खत्म हो जाती है और राजू को भूख लगी होती है। माँ, और आलू का पराठा देना। बेटा, लकड़ी खत्म हो गई है, रुक मैं बाहर से लेकर आती हूँ। भाभी, आप बाहर क्यों जा रही हैं? उसे खाना खिलाइए, मैं लकड़ी लेकर आती हूँ। निहारिका, तुम ननंद के रूप में एक छोटी बहन जैसी हो मेरी, हमेशा मेरे हर काम में साथ देती हो। साथ तो देना ही है ना भाभी। बुआ माँ, आप नई रजाई ले आओ ना। मुझे रात को उस रजाई में बहुत ठंड लग रही थी। वो रजाई बहुत पतली है। मैं रात भर कांपता रहता हूँ और आप सबसे चिपक कर सोता हूँ। मुझे पता है, अभी हम नई रजाई तो ले नहीं सकते, तो हम ना नई रजाई बना लेंगे। क्यों भाभी, हमारे कुछ पुराने कपड़े हैं, हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और एक तो खराब तकिए थे, उनकी रुई भी निकाल लेते हैं, जिससे कि रजाई मोटी हो जाएगी और बड़ी बन जाएगी, तो हम सब एक साथ ओढ़ लेंगे। अरे हाँ निहारिका, ये जुगाड़ तो काफी अच्छा है। फिर निहारिका जंगल से लकड़ी काटकर ठंड में ठिठुरते हुए लेकर आती है और कुछ लकड़ी चूल्हे पर तो कुछ की आग जला देती है, जिसे राजू हाथ सेकता है। हाँ, गरम गरम बुआ, अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो होगा ही। भाभी आप भी आ जाइए ना। आई। फिर तीनों आग के सामने हाथ सेकते हैं और ननंद भाभी मिलकर रजाई भी बनाती हैं, जिसे ओढ़कर वो सब अच्छे से सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ निहारिका एक अमीर लड़के से प्यार करती थी। भैया भाभी को जब ये पता चल जाता है तो रमेश उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सुमन निहारिका का बहुत साथ देती है। इसके बाद निहारिका के अमीर लड़के वैभव से शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। उसके जाने के बाद ठंड में भैया भाभी अकेले संघर्ष करते हैं। पैसे चुकाने की वजह से रमेश पर पैसों का कर्जा पड़ गया था, जिससे वो बाहर तो कर्जा दे रहा था, लेकिन घर में खाने के लाले पड़ गए थे। ऊपर से घर की खिड़की टूट जाती है, जिससे रोज ठंडी ठंडी हवा आती है। उसे ठीक करने का कोई जुगाड़ नहीं होता। माँ पापा, इससे बहुत ठंडी हवा आ रही है घर में, आप नई खिड़की लगवा दो ना। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं बचे, कैसी ठंडी हवा को बंद करूं?
अजी मैं बोरी लगा देती हूँ, वो मोटी है ना, इससे ठंडी हवा रुक जाएगी। ये कहकर सुमन बोरी लगा देती है। रात को जब वो ठंड में ठिठुर कर सो रहे थे तब राजू को बुखार हो जाता है। माँ, पापा, बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, सुमन, इसे तो बुखार आ रहा है। मेरे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं है और रात के 12 बजे कहाँ जाएं इसको लेकर। क्या इसे ठंड कैसी लग गई? ये रजाई तो 1 महीने पहले ही बनाई थी। ओहो, ये रजाई तो चूहे ने जगह जगह से कुतर दी है, इसीलिए तो हवा लग रही थी। मैं गरम सरसों के तेल से मालिश कर देती हूँ, क्या पता थोड़ा बुखार कम हो जाए। सुमन ऐसे ही अपने बच्चे के हाथ पैरों पर गरम तेल की मालिश करती है। जैसे तैसे बच्चा सो जाता है। अगले दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो पड़ोसी के बासी चावल को जीरे में छौंक कर वो काम चला लेते हैं। रमेश ऐसे ही ठंड में ठिठुर कर काम पर जाता है। अगले दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। राजू ठंड से कांप रहा था। वो सामने वाले पड़ोसी के घर पर हीटर के लिए चला जाता है तो वो उसे डांट देते हैं। ए गरीब की औलाद, चला जाए यहाँ से अपने घर में। न जाने कैसे ये गरीब बच्चे घर में घुस जाते हैं और हीटर के सामने बैठ जाते हैं। चल हट। राजू ठंड में रोता हुआ घर आता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास स्वेटर भी नहीं है और भूख भी लग रही है। माँ, हीटर लेकर आओ ना। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाथ में पैसे नहीं हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुझे इतनी ठंड लग रही है तो यहाँ ठंड में शॉल में आराम से बैठ। मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ और लकड़ी भी लेकर आती हूँ। घर में लकड़ी खत्म हो गई है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, बाहर कोहरा हो रहा है, यहीं बैठ। ये कहकर सुमन घर से बाहर चली जाती है। पीछे पीछे राजू भी आता है। कोहरे में उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती और वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है जहाँ निहारिका उसे गोद में लेकर कार में बैठती है। उसे शॉल टोपा पहनाती है। फिर बैठे बैठे राजू घर की सारी परेशानी अपनी बुआ को बता देता है। निहारिका खाने की चीज, हीटर खरीद कर उसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ सुमन भी अपने बेटे को घर पर न पाकर बहुत रोती है। मेरा बच्चा राजू, कहाँ गया मेरा बच्चा? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे इतनी ठंड में? भाभी, राजू ये रहा, मुझे रास्ते में मिला था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप मेरे जाने के बाद कितना परेशान रह रहे हो। जो भी पैसा जोड़ा था मेरी शादी में खर्च कर दिया। इतना तो मैं अंदाजा लगा ही सकती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसको दवाई भी दिला दी है। राजू मेरा बच्चा, शुक्रिया निहारिका, तुम नहीं होती तो मैं राजू के बिना आधी हो जाती। माँ देखो, बुआ ने मुझे टोपा दिलाया, स्वेटर दिलाया। सब कोई मुझे गरीब नहीं बोलेगा क्योंकि हमारे पास भी हीटर है। निहारिका, तुम्हें इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? भाभी, ये सुनकर मेरे दिल को तकलीफ पहुंची कि आपने किस तरह भैया के सामने मेरा पक्ष लेकर वैभव से मेरी शादी करवाई और आज मैं इतने अच्छे हालात में हूँ तो आपकी थोड़ी सी तो मदद कर सकती हूँ ना। और मेरा राजू, उसके लिए क्या मैं सोचूंगी? नहीं, पर तुम मेरे पास आई, मुझे अच्छा लगा। बैठो, मैं कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। भाभी, खाना बनाकर क्या करोगी? मैं बाहर से ठंड में गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ, चलिए सब मिलकर खाते हैं। और रही आपके घर के हालात, मैं थोड़े पैसे देकर सुधारना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे मना नहीं करोगी? मैंने पहले ही कहा था निहारिका, और आज भी कह रही हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो, ननन जैसा तो बहुत कम लगता है। तभी दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और फिर वो ठंड में गर्मा गर्म समोसे का मजा लेते हैं। फिर निहारिका कुछ पैसे देकर भाभी के घर के हालात सुधरवा देती है, उनके घर में राशन भरवा देती है। इसके बाद वो भी गरम गरम हीटर में हाथ सेक कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। विश्वास नहीं होता कि ननंद भाभी का ऐसा भी रिश्ता हो सकता है। ज्यादातर आप लोगों ने ननंद भाभी का नोक झोंक भरा रिश्ता सुना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।